वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। जैसा कि दोस्तों हम पिछली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आज लास्ट लेक्चर है और हम सभी टॉपिक को कवर कर लिए हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी की लिस्ट में आप प्रीवियस ईयर लेक्चर दे सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के सभी लेक्चर हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं और ये जनता उनको डायरेक्ट चुनती है। डायरेक्ट चुनने के कारण से ही मतदान द्वारा उनको चुने हुए प्रतिनिधि सरकार में जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे या कि राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर केंद्र सरकार बनती है और राज्यसभा में विधानसभा प्लस राज्यपाल से सरकार बनती है। विधानसभा के मेंबर वो भी डायरेक्ट जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। उसमें बहुमत दल का नेता सीएम होता है और अन्य जो दल होते हैं तो वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष में दूसरी पार्टी के जिसमें सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है वो विपक्ष में बैठते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल की राज्य सरकार होती है। ऐसे ही लोकसभा में केंद्र सरकार में लोकसभा में भी डायरेक्ट चुने हुए मेंबर आते हैं और राज्यसभा में विधानसभा के द्वारा पूरे देश का प्रतिनिधित्व उनको विधायक चुनते हैं जो कि वो राज्यसभा में आते हैं। तो इस प्रकार लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर प्लस राष्ट्रपति मिलकर केंद्र सरकार बनाते हैं। तो ये जनता के प्रति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो और ये जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए लोगों का अधिकार है कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनके हित में काम कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी सूचना की जरूरत पड़ी। तो हमारे संविधान में ये नहीं था, लेकिन समय की ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट किया गया सरकार, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था से या कि गवर्नमेंट से सूचना के अधिकार के तहत उसकी जानकारी ले सकता है। इस प्रकार हमें केंद्रीय सूचना आयोग की जरूरत पड़ी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये है केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसकी गठन कब की गई दोस्तों? तो अगर हम इसकी गठन की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय सूचना का गठन कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 का आपका जवाब होना चाहिए। इसका गठन कानून के आधार पर किया गया है। कौन सा कानून है दोस्तों? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र सूचना के माध्यम से की गई है। इस प्रकार यह संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 बोलता है कि अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग का शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगा। इस प्रकार यह संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका अधिनियम के तहत गठन किया गया है। थर्ड पॉइंट,
राष्ट्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो कि इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण करता है। एक केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतें एवं अपील की सुनवाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। अगर ये बोला जाए कि ये कौन सा निकाय है दोस्तों, ये उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जिसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण करता है। उसमें चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश के अधीन जितने भी कार्यरत कार्यालय हों, चाहे वित्तीय संस्थान हो, चाहे सार्वजनिक उद्यम हो, सबके बारे में शिकायतों की जांच या अपील की सुनवाई केंद्रीय सूचना आयोग करता है। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना की बात करेंगे तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट, सूचना आयुक्त होता है, 10 से अधिक नहीं, आवश्यकता अनुसार एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। दूसरा सूचना आयुक्त, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सूचना आयुक्त जो है मैक्सिमम 10 से अधिक नहीं होंगे, इनकी आवश्यकता अनुसार इनकी नियुक्ति होगी। तो आवश्यकता अनुसार यहाँ पे मिनिमम की देखो दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम की बात नहीं की गई है। मिनिमम कितने आयुक्त होंगे इसकी बात नहीं की गई है, लेकिन ये बात की गई है 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ की आवश्यकता अनुसार इनकी नियुक्ति हो। यहाँ इसका कहने का मतलब एक भी आयुक्त हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा करता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। समिति में एक अध्यक्ष पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, सदस्य होंगे, सदस्य 2 होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, पीएम द्वारा नाम निर्देशन मंत्रिमंडल के एक मंत्री होंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पे करता है। समिति की सिफारिश में दो चीजें होती हैं, एक अध्यक्ष होगा, दूसरा सदस्य होगा। अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होगा और सदस्य में 2 लोग होंगे, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता, दूसरा पीएम द्वारा नाम निर्देशन का एक मंत्रिमंडल होगा। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सरकार की बात करूं तो लोकसभा में 550 मेंबर प्लस एक एंग्लो इंडियन होता है या कि 2। तो ये एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट अभी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें 550 मेंबर होते हैं। तो बहुमत दल का, जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगी, जिस पार्टी को, उससे पीएम चुना जाता है। पीएम बहुमत दल का, पीएम का अगर ये मैं बोलूं तो ये बहुमत दल का नेता भी होता है, मतलब वो, तो उस दल से ये पीएम चुनते हैं। और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की ये है 550 में से जिसको 10% या 10% अधिक सीट उसने जीता है, तो वो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनेगा। लेकिन दोस्तों, प्रेजेंट में किसी भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस को भी 10% सीटें, मतलब 10% मतलब 55 सीटें कांग्रेस ने नहीं जीता है गठबंधन के साथ, तो इसलिए विपक्ष का नेता नहीं है। और पीएम बहुमत दल का नेता होता है। तो इस प्रकार कैबिनेट मंत्री ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है।
तो इसलिए यहाँ पे बहुमत दल का नेता, और दूसरा पीएम द्वारा नाम निर्देशन का मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि मंत्री 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हालांकि संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लाया गया है, और संविधान में इसकी भी बात नहीं थी। लोकसभा में भी विपक्षी दल का नेता, लेकिन इसको अलग कानून के माध्यम से लाया गया है। तो आपके यहाँ 2-3 बातें क्लियर हो गई होंगी। समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का पीएम होता है। फिर सदस्य होता है, सदस्य में 2 लोग होते हैं। पहला एक लोकसभा का विपक्ष का नेता, दूसरा पीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई संघ का मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, समिति में 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को देते हैं। इस प्रकार इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों, आपको पता हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की योग्यता क्या है। इनकी योग्यता क्या क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की योग्यता क्या क्या है? तो पहला पॉइंट, उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि की विशिष्ट अनुभव होनी चाहिए। मतलब दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की योग्यता क्या होनी चाहिए? उन्हें विधि, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट, उन्हें सांसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा कोई लाभ का व्यापार या उद्यम न करते हों। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करूँ, सांसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल, हालांकि निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से अभी तक हमारे देश में 8 मेन राजनीतिक दल हैं, वहाँ के अन्य क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो यहाँ पे सांसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष की योग्यता, मतलब 25 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष का होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, नगर निगम, पंचायत एवं नगर पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है दोस्तों। और राजनीतिक दल टोटल 8 भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से 8 हैं। 8 राजनीतिक पार्टियां हैं, बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो इन चाहे वो सदस्य मतलब चाहे सांसद हो, चाहे राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना ही किसी राजनीतिक दल से कोई लाभ का पद धारण करते हो, ना ही कोई लाभ का चाहे व्यापार हो, चाहे उद्यम हो। उद्यम का सेंस यहाँ पे कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग से है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार मैं ये हुआ, आपको इस समझ में आ गया होगा। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। कार्यालय दिल्ली में, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। अन्य स्थान पर केंद्र सरकार की पूर्ण अनुमति से कार्यालय दिल्ली में है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो पूर्ण अनुमोदन से इसकी ऑफिस कहीं और नियुक्ति कर सकती है। केंद्रीय सूचना आयोग की पदावधि एवं सेवा शर्तें। कार्यकाल, केंद्र सरकार, सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। कार्यकाल दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। यह सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के आधार पर। पहले दोस्तों ये 5 वर्ष था, 5 वर्ष या 65 वर्ष।
लेकिन ये 2019 का संशोधन हुआ है, तो इसमें साफ बोला गया है कि केंद्र सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। मतलब केंद्र सरकार सूचना आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्तों की कौन निर्धारित करेगा कार्यकाल, तो केंद्र सरकार करेगी, या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो तब तक पद पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों के पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त अन्य आयुक्त पुनः नियुक्त नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकार से पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्तों व अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से हटा सकेगी। पहला पॉइंट है यदि वह दिवालिया हो गया हो। सेकंड पॉइंट, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी आधार अपराध के संबंध में दोषी करार कर दिया गया हो या राष्ट्रपति की नज़र में। थर्ड पॉइंट, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो। फोर्थ पॉइंट, यदि वे राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असक्षम हो। फिफ्थ पॉइंट, वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिसमें उनका कार्य व निष्पक्षता प्रभावित हो। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से हटा सकता है यदि वह दिवालिया हो गया हो या वह नैतिक यदि वह कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ पर कार्य कर रहा हो। ठीक है दोस्तों। यदि वह राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने दायित्वों को निर्वहन करने में असक्षम हो या वो किसी लाभ को प्राप्त करते हुए पाए गए उनके कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होती हो। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। हालांकि उन मामलों में राष्ट्रपति के मामलों को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामलों को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है और इसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को पद से हटा सकता है। देखो दोस्तों, जो हमने ये पॉइंट पढ़ा कि यदि वो दिवालिया हो गया, मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति हटाता है यदि वो दिवालिया हो गया हो या नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार कर दिया हो राष्ट्रपति की नज़र में। थर्ड पॉइंट, यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ पद पर कार्य करता हो। यदि फोर्थ पॉइंट, यदि किसी राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक और मानसिक रूप से दायित्वों का निर्वहन करने में असक्षम हो। फिफ्थ पॉइंट, वह किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाएगा जिनके कार्य व निष्पक्षता प्रभावित हो। उनको तभी हटाएगी जब अध्यक्ष और सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकते हैं। हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति मामलों को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजती है। राष्ट्रपति किसको भेजेगा? उच्चतम न्यायालय के पास भेजेगा। तो दोस्तों, हटाएगा तो कौन? हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति किस आधार पर हटाएगा? उच्चतम न्यायालय के जांच के लिए भेजेगा। अगर वो जांच में सही पाता है तो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति उसको हटा देगा। अगर उच्चतम न्यायालय जांच में सही नहीं पाता है वो राष्ट्रपति को तब भी सिफारिश करेगा और बताएगा कि ये सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको नहीं हटाएगा। इस प्रकार एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है लेकिन समिति की सिफारिश में, जिसमें
समिति में अध्यक्ष पीएम होता है, सदस्य लोकसभा का विपक्ष का नेता, और दूसरा होता है पीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य। 3 लोग होते हैं। ऐसे ही हटाने के लिए हटाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर हटाता है। और दोनों की अगर पूछा जाए ओवरऑल तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता भी राष्ट्रपति है। नियुक्ति में क्या होता है, समिति होती है, और हटाने में उच्चतम न्यायालय जांच करते हैं, उसके बाद ही हटाएगा। तभी तो ये स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार डिसाइड करती है। देखो दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त की वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार डिसाइड करती है। थर्ड पॉइंट, आयोग को अन्य अधिकारी व कर्मचारी जो होते हैं केंद्र सरकार, आयोग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी केंद्र सरकार, वेतन भत्ते केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों। आयोग की शक्तियां एवं कार्य। केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं? तो इनको सिविल न्यायालय को दीवानी न्यायालय की शक्तियां बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, आयोग का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करे। ठीक है। इसमें है पहला, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो। अगर जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण अगर सूचना देने में असमर्थ रहा हो। ठीक है दोस्तों। आयोग का दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्ति को निम्न जानकारी या शिकायतों का निराकरण करे। आयुक्त का काम है कि उसका निराकरण करे। बी, उसने चाहिए गई जानकारी देने से मना कर दिया हो, या उसने चाहिए गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न पाई हो, यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस सही नहीं है। ई पॉइंट, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त है, झूठी है या भ्रामक है, या सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला। देखो दोस्तों, आयोग का जो कार्य है, आयोग का दायित्व है कि किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी शिकायतों का, अगर किसी व्यक्ति को जानकारी चाहिए तो उसका आयोग का काम है उसको जानकारी सही से मिल रही है नहीं मिल रही है उसका प्रॉपर जांच करे, दायित्व है। तो उस व्यक्ति को जानकारी मिलना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो क्या मिलना चाहिए? पहला, जन अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, तो ये आयोग का दायित्व है कि उसको जानकारी मिले। दूसरे, चाहे जानकारी देने से मना कर दिया हो, अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी चाहिए तो अगर वो मना कर दिया तो आयोग का काम है उसको दिलवाए। या दोस्तों, चाहे कि जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त, मान लीजिए दोस्तों कोई आप जानकारी आज मांगी गई तो वो 2 साल एग्जाम्पल 2 साल बाद तक भी जानकारी नहीं मिलती है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो आयोग का काम है उसको जल्दी से जल्दी सूचना निर्धारित करवाए। यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस, यदि सूचना के लिए मान लीजिए 10 रुपये फीस है, अब कोई उससे 50 रुपये ले रहा है, तो सूचना के एवज में मांगी गई फीस अगर फीस सही नहीं है, तो अगर 10 रुपये लगता तो अगर 50 ले रहे, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, तो तब भी आयोग इसका काम मतलब कि ये काम करवाएगा। यदि उसे लगता है कि उसकी मांगी गई सूचना अपर्याप्त है, अगर उसको लगता है कि जो मैंने सूचना कुछ मांगा है और वह अपर्याप्त है, झूठी है या कि भ्रामक मतलब ऐसे ही है, तब भी आयोग काम करेगा। सूचना की प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला, अगर सूचना से प्राप्ति से संबंधित कोई और भी मामला हो तो इसमें आयोग केंद्रीय सूचना आयोग कार्य करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रण से किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। देखो दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग शिकायत की जांच करते समय लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन में किसी दस्तावेज, अगर केंद्रीय सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त अगर वो जांच करता है, तो जो जांच करता है लोक प्राधिकारी,
तो उसके नियंत्रण में चाहे कोई भी दस्तावेज हो या कोई भी रिकॉर्ड की वो जांच कर सकता है। यदि इस रिकॉर्ड से किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से कोई इनकार नहीं किया जाएगा, अगर कोई चाहे मना करे तो ये उसके अंडर में नहीं है। और दूसरे शब्दों में जांच के सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब जांच जब चल रही है तो आयोग के सामने सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, नोट 1। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है पीटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नोट, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसका नोडल मंत्रालय है। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग इसका नोडल मंत्रालय कौन है? तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पहला वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग सूचना का अधिकार एवं केंद्रीय राइट टू इंफॉर्मेशन और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग है। सेकंड पॉइंट, अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों या उपकरणों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। थर्ड पॉइंट, राज्य सरकारों को आरटीआई पोर्टल शुरू करने की व्यवहारिकता पर विचार करने को कहा गया है। फोर्थ पॉइंट, राष्ट्रीय सूचना आयोग विज्ञान केंद्र के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनाने में राज्य सरकारों की सहायता करने को कहा गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनाने में राज्य सरकारों की सहायता देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय सूचना आयोग का प्रथम मुख्य आयुक्त कौन था दोस्तों? वजद हबीबुल्लाह। आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के प्रथम कौन थे? वजहत, यहाँ पे दोस्तों प्रथम वजहत हबीबुल्लाह। वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो केंद्र सरकार को देता है। फॉर्म पर सदन के समाचार खाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार केंद्रीय सूचना आयोग खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एमपी राज्य सूचना आयोग। एमपी राज्य सूचना आयोग, तो दोस्तों इसका गठन कब किया गया? जैसे केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग होता है, वैसे भी दोस्तों राज्य में भी राज्य सूचना आयोग होता है। दोनों में चीजें कॉमन है। जैसे यहाँ भी राज्य स्तर पर भी हर उसको अलग अलग न्यायालय को जवाबदेही बनाने के लिए मध्य प्रदेश सूचना आयोग की जरूरत पड़ी, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं भी सूचना मांग सकता है। उसके लिए आयोग का काम ये है, अगर कोई मना करता है तो आयोग का काम है उसको सूचना दिलवाना, या कि जो विधि है इन्फॉर्मेशन। तो राज्य एमपी राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार 2005 के तहत किए गए। सूचना का अधिकार 2005 धारा 15 के अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार एमपी राज्य सूचना आयोग का गठन करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 अधिसूचना द्वारा ये बोलता है कि राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग का गठन करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका गठन पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना की गई। तब आपसे ये पूछा जाए तो 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से का गठन हुआ। थर्ड पॉइंट, अन्य सूचना आयुक्त 10 से अधिक नहीं होंगे। अन्य सूचना आयुक्त 10 से अधिक मतलब मैक्सिमम कितने होंगे दोस्तों? तो 10 होंगे। मिनिमम यहाँ बोला नहीं गया, मिनिमम के लिए बोला गया है। आवश्यकता के अनुसार जो भी हो तो उस हिसाब से आयुक्त गठन किए जाएंगे, लेकिन 10 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है,
अब मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करता है, समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। देखो दोस्तों, यहाँ भी सेम है। राज्यपाल समिति की सिफारिश पे करता है। समिति में कौन होता है? तो समिति में सीएम होता है, अध्यक्ष और सदस्य के रूप में 2 लोग होते हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता, सीएम द्वारा नाम निर्देशित मंत्रिमंडल। जैसे एमपी में देखिए, ठीक है, 230 सीटें हैं इसकी विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिनको 116 सीटें मिलेंगी। वे बहुमत उनको प्राप्त है तो वो सीएम बनेंगे। और इसमें जिनको 10% सीटें कम से कम मिली हैं, तो वो क्या होगा? विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। और यहाँ भी 15% से अधिक सीएम प्लस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाएगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था, वो भी समिति की सिफारिश पर। तो वहां समिति में 3 मेंबर होते थे, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सदस्य, लोकसभा का विपक्ष का नेता, और सेकंड पीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडल का सदस्य। और यहाँ समिति में क्या है? तो यहाँ मुख्यमंत्री है, और विधानसभा में विपक्ष का नेता, और सीएम द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडल का सदस्य। मतलब यहाँ भी दोस्तों 3 सदस्यीय समिति के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होगी। और वहां पे क्या था दोस्तों? मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता था। ठीक दोस्तों, आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। दोनों को चीजें मैंने समराइज कर दिया है, ठीक है। अब मुख्य सूचना आयुक्तों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, शासन की व्यापक ज्ञान रखते हो। विधि मतलब लॉ, विधान मतलब रूल, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जनसंपर्क भागीदारी, गवर्नेंस, और शासन का व्यापक ज्ञान रखते हो। ऐसे उनकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट, सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन, प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में नियुक्ति होंगी, जिसकी सहायता सूचना आयुक्त के द्वारा की जाएगी। सूचना आयोग का कार्यों का साधारण अधीक्षण होगा, निर्देश देंगे। प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में नियुक्त होगा, जिसकी सहायता के लिए आयुक्तों के द्वारा की जाएगी, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट, मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त सांसद, विधानमंडल का सदस्य नहीं, लाभ का प्रधारण नहीं करेगा, राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रखेगा। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त सांसद, विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा, मतलब कहीं और सर्विस नहीं करेगा, और किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रखेगा, ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ पे है? भोपाल में। अन्य स्थान पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से केंद्रीय सूचना आयोग में कार्यालय दिल्ली में था। यहाँ राज्य का कहाँ है? भोपाल में है। अन्य स्थानों पर राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति से, तो दोस्तों वहाँ पे केंद्र सरकार की अनुमति से होता था, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की पदावधि, केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग की पदावधि एवं सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए? तो इनका कार्यकाल कौन डिसाइड करता है? तो केंद्र सरकार करती है। सूचना अधिकार
संशोधन अधिनियम 2019 की मदद। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इनकी जो पदावधि है तो यहाँ राज्य सरकार नहीं करती है, यहाँ कौन करता है तो केंद्र सरकार करती है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र है। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पात्र है। देखो दोस्तों, सूचना आयुक्त जो है, देखिए दो होता है, मुख्य सूचना आयुक्त होता है, एक सूचना आयुक्त होता है। तो यहाँ बोल रहा है जो सूचना आयुक्त है पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र है। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पात्र है, ये इसके लिए पात्र है। सूचना आयुक्त को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक शर्त है कि वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। समझ में आ गई बात? मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। सूचना आयुक्त जो है, ये सूचना आयुक्त वाला पॉइंट है, देखिए मतलब सूचना आयुक्त जो ये पॉइंट है, सूचना आयुक्त किसी और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, लेकिन वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, पद ग्रहण से पूर्व पहली अनुसूची राज्यपाल उसके द्वारा रणनीति किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ की प्रतिज्ञा दिलाता है। पद ग्रहण से पूर्व पहली अनुसूची दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग से है। पहली अनुसूची, या कि इनको शपथ कौन दिलाएगा तो राष्ट्रपति दिलाएगा, या कि उसके द्वारा नियुक्त किसी मंत्री के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेगा। ठीक है, या कि राज्यपाल इनको शपथ दिलाएगा, या कि राज्यपाल द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी वो नियुक्ति करेगा उसके समक्ष या शपथ और प्रतिज्ञा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की सेवा शर्तें भी कौन निर्धारित करेगा तो यहाँ केंद्र सरकार करेगी। आयोग के अन्य अधिकारियों कर्मचारी राज्य सरकार, वेतन भत्ते भी राज्य सरकार देगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व किसी अन्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों पहला पॉइंट, ये राज्यपाल द्वारा साबित कदाचार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात करेंगे। दोस्तों वहां भी क्या था, केंद्रीय सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा था, लेकिन वहां भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात था। तो यहाँ उच्च न्यायालय नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। यहाँ भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जांच की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य किसी आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल, अगर आपसे ये बोला जाए तो कौन हटाएगा दोस्तों, तो राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के जांच के उपरांत। ठीक है, अगर वो जांच में सही पाता है तो वो राज्यपाल को सिफारिश करेगा, राज्यपाल हटाएगा। अगर जांच में सही नहीं पाया जाता तो तब भी सुप्रीम कोर्ट सिफारिश करेगा तो राज्यपाल उसको नहीं हटाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो राज्यपाल आदेश पारित किए जाने के तक पद से निलंबित और कार्यालय में उपस्थित होने से मना कर देता है। अगर हटाने जाने का प्रस्ताव लंबित है तो राज्यपाल आदेश पारित किए जाने के बाद पद से निलंबित कार्यालय में उपस्थित होने से मना कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से हटा सकता है। पहला, यदि वह दिवालिया हो गया हो। दूसरा, यदि वह उन्हें नैतिक चरित्रहीनता में किसी अपराध के संबंध में दोषी करार कर दिया गया हो राज्यपाल की नजर में। थर्ड पॉइंट, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों।
फोर्थ, यदि वे राज्यपाल की नज़र में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों को निर्वहन करने में असक्षम हो। ई, वह किसी लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाने में उनका कार्य की निष्पक्षता प्रभावित हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 6 पॉइंट है, इधर 4 एक और आगे। तो राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकार से पद से हटा सकता है। तो कौन कौन है? पहला पॉइंट, यदि वह दिवालिया हो गया हो। दूसरा पॉइंट, यदि वे उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार कर दिया गया हो राज्यपाल की नजर में। थर्ड पॉइंट, वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य न कर रहे हों। चौथा पॉइंट, यदि वो राज्यपाल की नज़र में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों को निर्वहन करने में असक्षम हो। लास्ट पॉइंट, यदि वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए गए जिससे उनका कार्य निष्पक्षता प्रभावित हो। तो दोस्तों अब कुछ नोट पॉइंट। राज्य सूचना आयोग एमपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? टी.एन. श्रीवास्तव थे। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष। तो राज्य सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो टी.एन. श्रीवास्तव। राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो टी.एन. श्रीवास्तव। एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? तो ये देते हैं राज्य सरकार को। राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। तो वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? राज्य सरकार को, विधानमंडल के समक्ष रखाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार खत्म हुआ राज्य सूचना आयोग। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या? सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। देखो दोस्तों, अपना 2005 का था सूचना अधिकार अधिनियम 2005। तो इसमें 2019, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसमें संशोधन कब किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 2019 में संशोधन किया गया। कितनी बार किया गया? तो आपका जवाब होना चाहिए एक बार संशोधन किया गया। ठीक है, तो पहले क्या था? पहला पॉइंट क्या बोलता है? मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा जितनी केंद्र सरकार निश्चित करी। इसके पहले यह अवधि कार्य 5 वर्ष के लिए नियत था। देखो दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त एंड सूचना आयुक्त जो कार्यकाल है, कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करती है। पहले ही कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष था, अब ऐसा नहीं है। अब मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्तों की अवधि केंद्र सरकार जितना निश्चित करे उतना है। और इस संशोधन अधिनियम के पहले कितना था? तो 5 वर्ष नियत था, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो। ठीक है दोस्तों, आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगी। संशोधन से पहले मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते सेवा शर्तें मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष था। और सूचना आयुक्त का सेवा शर्तें वेतन भत्ते चुनाव आयुक्त के समक्ष था। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है 2019 के संशोधन के पहले मुख्य आयुक्त की जो वेतन भत्ते था, मुख्य आयुक्त जो था इसकी वेतन भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष था। और जो सूचना आयुक्त था
इनकी वेतन भत्ते चुनाव आयुक्त के समझता। देखो दोस्तों, यहाँ पे समझो ये कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं 2019 के पहले, इनकी जो वेतन भत्ते थे तो मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष था, और जो सूचना आयुक्त थे तो इनका चुनाव आयुक्त के समकक्ष था। लेकिन अब ये बाउंडेशन 2019 में खत्म कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है। संशोधन से पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें क्रमशः चुनाव आयुक्त राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष था। फिर से दोस्तों समझो, कि संशोधन अधिनियम जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं तो और राज्य सूचना आयुक्त की वेतन भत्ते सेवा शर्तें प्रेजेंट में कौन निर्धारित करता है, तो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। लेकिन इसके पहले क्या था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते देखो दोस्तों, यहाँ से समझो, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त क्रमशः चुनाव आयुक्त या राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जो ये तो इनका हो गया, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो है चुनाव आयुक्त को या तथा राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये बाउंडेशन हटा दिया गया। फोर्थ, संशोधन द्वारा उन प्रावधानों को हटा दिया गया जिनके मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पूर्व सरकारी सेवाएं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्त लाभ पेंशन आदि के विरुद्ध उनकी वेतन में कटौती की जाएगी। संशोधन में उन प्रावधानों को हटा दिया गया दोस्तों, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्तों की पूर्व सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्तियां लाभ पेंशन आदि के विरुद्ध उनके वेतन में कटौती की गई है। इस प्रकार हमने केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और 2019 में जो बदलाव हुए तो हम चारों पॉइंट को पढ़ लिए। इस प्रकार आपको मैं आज समराइज कर दिवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, एग्जाम के हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। यह एक उच्च प्राधिकार स्वतंत्र निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। इनको शिकायत तो अपील की सुनवाई जो इनका मेन काम है, चाहे वो मतलब केंद्र सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों, उपक्रम आदि शिकायतों या अपील करना। इसके संरचना में मुख्य सूचना आयुक्त और चुनाव आयुक्त होते हैं, सूचना आयुक्त होते हैं, 10 से अधिक नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार इनकी नियुक्ति होंगी। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल समिति की सिफारिश में, समिति में अध्यक्ष पीएम होता है, सदस्य 2 होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता, पीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री होता है। इनकी योग्यताएं क्या होगी, तो विधि, ला, तकनीकी, सामाजिक सेवा, पत्रकारिता की है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल से नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो दिल्ली में है, और यह कि केंद्र सरकार चाहे तो इनकी कार्यालय कहीं भी कर सकता है। कार्यकाल केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। इसके पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष था, अब लेकिन अभी केंद्र सरकार को छोड़ दिया गया है। ये मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्तों का नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों और अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही हटाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी वेतन भत्ते, सेवा शर्तें केंद्र सरकार,
अन्य कर्मचारी केंद्र सरकार वेतन भत्ते, इनकी शक्तियां क्या है, सिविल न्यायालय और दिवाली न्यायालय। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये कार्मिक प्रशिक्षण विभाग का एक नोडल मंत्रालय केंद्रीय सूचना आयोग का है। इसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बजर हबीबुल्लाह जी हैं। वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष रखाती है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग, तो यह धारा अधिनियम 15 के तहत राज्य सरकार गठन करेगी। तो इसका गठन कब किया जाएगा दोस्तों, तो इसका गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया। मध्य प्रदेश राज्य आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए कब दोस्तों, आपका क्या जवाब होना चाहिए, 22 अगस्त 2005 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी के हिसाब से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आयोग का गठन कब किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 22 अगस्त 2005। अन्य सूचना आयुक्त तो 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, एक चयन की सिफारिश के आधार पर करता है। ठीक है दोस्तों, और समिति में कौन कौन होता है, अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, सदस्य एक विपक्ष का नेता होता है, दूसरा सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ठीक है, और इनको योग्यता क्या है, विधि प्रौद्योगिकी जो भी है, पत्रकारिता जनसंपर्क के माध्यम, प्रशासन में व्यापक ज्ञान हो। ठीक है, और ये सांसद विधानमंडल का सदस्य न हो, लाभ का पद न हो, कि फिर राजनीतिक संबंध से संबंध न हो, उनका कार्यालय कहाँ है, भोपाल में है। अन्य स्थान पर राज्य सरकार चाहे तो इसका पूरा अनुमोदन कर सकती है। इनकी पदावधि में सेवा शर्तें क्या है, तो इनका कार्यकाल केंद्र सरकार डिसाइड करती है, ना कि राज्य सरकार करती है। ठीक है, सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के अपात्र है, लेकिन सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पात्र होगा। ठीक है, इनकी शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल दिलवाएगा। राज्यपाल खुद ले सकता है कि राज्यपाल किसी को नियुक्ति के लिए जो उनके शपथ प्रतिज्ञा दिलवाए। आयोग के अन्य कर्मचारी राज्य सरकार, लेकिन वेतन भत्ते सेवा भत्ते केंद्र सरकार। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं किसी अन्य आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत इसको हटा सकती है। ठीक है, ये जो 4-5 पॉइंट है। ठीक है, दिवालिया हो या कि नैतिक चरित्रहीनता, किसी आपराधिक के संबंध में दोषी करार दिया गया हो, राज्यपाल की नजर में अपने कार्यकाल के दौरान अन्य लापत न किया हो। ठीक है, मानसिक रूप से। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो टी एन श्रीवास्तव है। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार राज्य की विधानमंडल के समझ रखाएगी। इस प्रकार केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग खत्म हुआ। इसमें क्या क्या सूचना अधिकार संशोधन 2019, इसमें 5 बड़े मतलब 4 इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले पॉइंट में कार्यकाल डिफाइड था, तो अब कार्यकाल केंद्र सरकार डिफाइड करती है। पहले क्या था, मुख्य सूचना आयुक्त जो है, तो मुख्य आयुक्त जो सूचना आयुक्त है, तो वो केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष था, और चुनाव आयुक्त समकक्ष था। अब ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको हटा दिया गया है। ऐसे ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो था चुनाव आयुक्त के समकक्ष था, या कि मुख्य सचिव के समकक्ष था, अब इसको भी हटा दिया, बाउंडेशन नहीं है। संशोधन के उन पदों को हटा दिया, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पूर्व सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्त लाभ या पेंशन आदि की वेतन में कटौती की गई है। इस प्रकार हमने पढ़ लिया दोस्तों। तो अगर आपको थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, hit the बेल आइकॉन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये इस तरह से हमारा ये नेशनल एंड रीजनल, एक मिनट दोस्तों, इस प्रकार हमारे एमपीपीएससी के एमपीपीएससी के 10वां यूनिट था, जिसमें दिया हुआ था नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी
बॉडी थी। ये टॉपिक हमने आज की क्लास में मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हुआ। इसमें पहला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड टॉपिक स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ, ठीक है, थर्ड यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फोर्थ कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल का एक के बारे में था, ठीक है। पांचवा नीति आयोग, छठवां ह्यूमन राइट कमीशन, सातवां वुमेन कमीशन, हमने इसमें स्टेट वुमेन कमीशन भी पढ़ लिया। आठवां चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, 9 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ठीक है। 10वां बैकवर्ड क्लास कमीशन, 11 इंफॉर्मेशन कमीशन, 11 विजिलेंस कमीशन, 12 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 13 फूड रिजर्व कमीशन। ये जो 13 कमीशन थे, मैंने इससे रिलेटेड सब पूरे टॉपिक मैंने 13 टॉपिक कवर किया है। साथ ही दोस्तों, अगर ये बॉडी जैसे अल्लाह के स्टेट में भी थी तो हमने उसको भी कवर किया है। इस प्रकार नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी हमारा आज ही सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया यूनिट 6 और इकोनॉमी एमपी, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। तो हमारी एक्सपर्ट टीम इन सभी टॉपिक में जो 9 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, 9 टॉपिक बचे हुए हैं, हम इसको जल्द ही सभी टॉपिक पे हमारे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और हम इसको लग मार्च के एंड तक कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम क्या है 11 अप्रैल 2021 को है, जिसमें हम पीटी का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर जीएस होगा जिसका नंबर जुड़ता है, और सेकंड पेपर में दोस्तों आपका सीसेट आता है। सीसेट में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड पेपर में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा आज पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ, और हम इन सभी सेगमेंटों में टॉपिक वाइज टेस्ट लाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में अल्लाह की फुलफिल हो और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो, क्योंकि जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं पीटी के ओरिएंटेड वेरी मस्ट हैं, जो भी सोर्स हैं काफ़ी ऑथेंटिक हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।